एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। एक तरफ जहां लॉकहीड मार्टिन एमआरएफए के अंतर्गत अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को और एमटीए के अंतर्गत अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को ऑफर कर रहा है, तो वही लॉकहीड मार्टिन के प्रेसिडेंट विलियम ब्लेयर ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है, जहां पर उन्होंने कहा है कि अब लॉकहीड मार्टिन एयरक्राफ्ट से ऊपर उठकर भारत के साथ जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको एनहांस करना चाहता है। और इसके लिए लॉकहीड मार्टिन PAC-3, जिसको हम पैट्रियट के नाम से जानते हैं, और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये भारत में बनाना चाहता है। और भारत का जो एयर डिफेंस नेटवर्क है उसको और स्ट्रॉन्ग करने में लॉकहीड मार्टिन की विशेष रुचि है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में लॉकहीड मार्टिन के द्वारा कई सारे एग्रेसिव ऑफर भारत को दिए गए हैं, जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर के फाइटर एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आ रही है। दोस्तों, DRDO के द्वारा कंफर्म कर दिया गया है कि वो निर्भय क्रूज मिसाइल का जो शिप लॉन्च एंटी शिप सबसोनिक क्रूज मिसाइल वेरिएंट है, इसे अगले 12 से 18 महीने के बीच में टेस्ट करेंगे। हालांकि इसका जो रिसर्च और डेवलपमेंट वर्क है पूरा हो चुका है और मिसाइल इस समय फैब्रिकेशन प्रोसेस में है। और इसके दो वेरिएंट हमें देखने को मिलेंगे, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और एंटी शिप क्रूज मिसाइल। DRDO ने ऑलरेडी एक यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल विकसित कर रखा है, जो कि शिप बेस्ड सबसोनिक क्रूज मिसाइल और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जैसे कि ब्रह्मोस को एकोमोडेट कर पाएगा। इसकी जो प्लान्ड रेंज है वो 1000 किलोमीटर की है और DRDO को पूरा भरोसा है कि ये डेवलपमेंटल ट्रायल्स पूरी तरीके से सक्सेसफुल होने वाले हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से आ रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा एनुअल रिपोर्ट में कंफर्म कर दिया गया है कि वो इस समय एक लॉन्ग रेंज रेडार, जिसको शस्त्र नाम से जाना जाएगा, उसको डेवलप कर रहे हैं। हालांकि ये रेडार ओरिजिनली DRDO के द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया था और इसे एक्सटेंडेड रेंज सर्च एंड ट्रैक कैपेबिलिटी से इक्विप किया गया है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की है। यानी 2000 किलोमीटर के रेडियस में ये लो रेडार क्रॉस सेक्शन के जो टारगेट्स हैं उनको भी डिटेक्ट कर सकता है। इसमें एयरक्राफ्ट, अनमैन एयर व्हीकल और मिसाइल शामिल हैं और ये भारत के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और इससे जो एक एडिशनल हमारे पास सिक्योरिटी का लेवल है ये उपलब्ध होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जोरावर लाइट टैंक को रोल आउट किया जा चुका है और इसने अपने इंटरनल ट्रायल्स को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। लेकिन इसी बीच डॉक्टर समीर वी कामत, जो कि चेयरमैन है DRDO के, उन्होंने अनाउंस किया है कि जोरावर लाइट टैंक का जो यूज़र ट्रायल है ये इस वर्ष के अंत तक शुरू हो जाएगा। ये बेसिकली आर्मी यूज़र ट्रायल होगा, जहां पर इंडियन आर्मी के द्वारा अलग अलग टेरेन में इनको टेस्ट किया जाएगा, जहां पर इसकी कैपेबिलिटी से लेकर इसकी फायर पावर सब कुछ टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद इसका जो मास प्रोडक्शन है वो शुरू होगा। आपको बता दें कि जोरावर भारत में विकसित किया गया एक लाइट टैंक है, जिसे एडवांस टेक्नोलॉजी से इक्विप किया गया है, जैसे कि एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी, और ये लोइटरिंग म्यूनिशन को लॉन्च करने में सक्षम है। और इस समय ये अपने इंटरनल ट्रायल्स को पूरा कर चुका है और आर्मी यूजर ट्रायल्स की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना का एक MiG-29 क्रैश हुआ है और हालांकि इसके कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन अब इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका बयान सामने आया है, जहां पर यह पता चलता है कि टेक्निकल मेल फंक्शन इस हादसे की वजह रही होगी। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का यह कहना है कि जमीन में गिरने से पहले ही MiG-29 में आग लग चुकी थी और पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि अगर पायलट ने एयरक्राफ्ट को गाँव जो आबादी है उससे दूर ले जाने का फैसला ना किया होता तो एक बड़ा हादसा वहां पर हो सकता था। तो वहीं कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि काफ़ी तेज रफ्तार में ज़मीन में आके गिरा था और धमाका इतना तेज था मानो वज्रपात हुआ हो। हालांकि इस समय जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है इसके निर्देश दे दिए गए हैं और हादसे के असल कारण की जो बात है वो हमें उसके रिपोर्ट में ही देखने को मिलेगी। और ये 10 वर्षों में दूसरा MiG-29 के साथ हुआ बड़ा हादसा था। हमारी अगली बड़ी अपडेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर आ रही है। इनिशियली जब एमका के डिज़ाइन को सामने रखा गया था तो ये माना जा रहा था कि एमका में हमें जो EOTS है यानी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम है ये देखने को नहीं मिलेगा और एमका सिर्फ इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के साथ देखने को मिलने वाला है। लेकिन हाल ही में कुछ रिपोर्ट सामने आई है जहां पर ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि अब हमें एमका में जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम है ये देखने को मिलेगा और इस समय DRDO के द्वारा इसको विकसित भी किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के फाइनल कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को हर प्रकार के क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से इक्विप करने का प्रयास किया जा रहा है, जहां पर इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको एनहांस करने में ध्यान विशेष तौर पर दिया गया है। तो यहाँ पर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की अगर हम फर्स्ट फ्लाइट की बात करें तो 2028 तक संभावित है और 2035 से 36 तक इसके प्रोडक्शन में आने की उम्मीद भी अब स्पष्ट हो चुकी है। सबको पता है कि हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के ALH हेलीकॉप्टर के साथ एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर जो 3 हमारे क्रू मेंबर्स थे इंडियन कोस्ट गार्ड के वो मिसिंग थे। इनमें से 2 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं और एक का शव अभी तक नहीं मिला है। लेकिन इस हादसे की गंभीरता को देखते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड ने ALH की सारी फ्लीट को इस समय ग्राउंडेड कर दिया है और उन्हें
जो ज़रूरी इंस्पेक्शन है इनसे गुजारा जा रहा है और जब तक तकनीकी खामियों का पता नहीं चल जाता ये जो फ्लीट है इसको ग्राउंडेड रखने का ही फैसला किया गया है। यह हादसा काफ़ी बड़ा था, हालांकि एक सेलर को बचा लिया गया था, लेकिन जो हमारे 3 क्रू मेंबर थे इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर के वो मिसिंग थे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।